नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं इशू टुनाइट। असम में बोडोलैंड को लेकर जो आग लगी थी वो आग बुझी नहीं है। असम एक ज्वालामुखी पर बैठा है और सरकार का यही रवैया रहा तो हर बार हिंसा का शिकार होता रहेगा। असम के सोनितपुर और कोकराझार में जो इस बार कत्लेआम हुआ है ये कोई नई बात नहीं है। आजादी से पहले और आजादी के बाद असम और पश्चिम बंगाल में एकाएक लोगों की घुसपैठ शुरू हुई, बढ़ी और सिलसिला आज भी थमा नहीं है। यही कारण है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादियों द्वारा हुए नरसंहार के बाद असम के सोनितपुर और कोकराझार के लोगों में गुस्सा है। असम के सोनितपुर और कोकराझार में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के उग्रवादियों ने जो 60 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। आदिवासी इलाकों में हुए इस नरसंहार में मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। केंद्र पहले ही सोनितपुर और कोकराझार के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेज चुका है। दोनों इलाकों के कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं और ये असम कह रहा है कि यह दर्द कोई नया नहीं है। कि हम घोर निंदा करते हैं। अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंटेलिजेंस, पुलिस और उस एरिया में जाएं, छानबीन करें और जो इस अपराध के पीछे है उनको पकड़ ले आए। यह दर्द नया नहीं है। सामान्य तौर पर आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से इतिहास से में पुराना संबंध रहा हो, जुड़ाव रहा हो। असम इस देश की एक राज्य की समस्या भर नहीं है कि यहाँ के आदिवासियों ने इस तरह का रास्ता अपनाया और आज वो मर मिटने को तैयार है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये होता क्यों है, क्यों ये आदिवासी लोग इस तरह से लड़ भिड़ने को आतुर रहते हैं। और जो असम में हुआ है वो नई बात नहीं है। ऐसा इस देश में कई बार देखा गया है और असम ने तो कई बार इस तरह की परिस्थितियां देखी हैं और उससे जूझना भी उसे पड़ा है। आज देश में कई बड़ी खबरों ने हर चैनल में अपनी अपनी जगह बना रखी है। कोई चला रहा है झारखंड में कौन होगा मुख्यमंत्री बीजेपी का, तो कोई जम्मू कश्मीर में हो रही सियासी उठापटक पर चर्चा कर रहा है, तो कोई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने पर बात कर रहा है। यह सब अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के पेशावर में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर जहां पूरा विश्व एक था, हमारा देश भी उस घटना पर दुख जता रहा था, लेकिन असम में तो यह हर 2 साल में होता है। क्या हमने इस और ध्यान दिया है, इस तकनीक की कोशिश की है जिस तरीके से यहां पर घटनाएं घटती हैं, उस और तनिक सोचने की बात हमने कभी की है? हमारी राजनीतिक पार्टियों ने की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या असम की कांग्रेस सरकार। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा होगी। जहां हम आए दिन जोर शोर से मानवता की बात करते हैं, वहीं भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो उग्रवादियों के खूनी खेल का शिकार हुए जा रहा है। असम में बोडो उग्रवादियों के हमले ने पूरे राज्य को दहला कर रख दिया है। उग्रवादियों ने असम के कोकराझार और सोनितपुर जिले में 4 जगहों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों को मार डाला। आरोप है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के धड़े ने 4 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये हमले मंगलवार शाम 7 बजे के करीब 1 घंटे के अंतराल में अंजाम दिए गए। असम पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश असम सीमा के करीब सोनितपुर जिले के विश्वनाथ चरियाली इलाके में और ढेकियाजुली इलाके में लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसके अलावा कोकराझार जिले के पाखरी गुरी में 4 और उल्टा पानी में भी लोगों को बोडो उग्रवादियों ने मारा है। डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड हथियारबंद अलगाववादी संगठन है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड केंद्र ने इस संगठन को आतंकी संगठन करार दिया है। असम के लोगों के लिए स्वायत्त बोडोलैंड की मांग का समर्थक है ये संगठन। ये संगठन असम की 10% बोडो आबादी का प्रतिनिधि होने का दावा करता है। इलाके में पिछड़ेपन और अप्रवासियों की घुसपैठ की शिकायत करता रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। 3 अक्टूबर 1986 को बोडो सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से इस संगठन की नींव पड़ी थी। 24 नवंबर 1994 को बोडो सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदलकर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पड़ा। 10 मार्च 1998 को इस संगठन का संविधान बनाया गया। 2005 के युद्ध विराम पर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड की केंद्र सरकार से सहमति बनी।
इस संगठन के कुछ धड़े लगातार हिंसा में शामिल रहे। वहीं उग्रवादी हमले को देखते हुए सोनितपुर जिले के 4 थाना क्षेत्रों में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया है। मानस नेशनल पार्क को बंद कर दिया गया है और केंद्र से अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्स को रवाना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस बारे में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। केंद्र पहले ही सोनितपुर और कोकराझार के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेज चुका है और दोनों इलाकों के कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इंटेलिजेंस, पुलिस और मिलिट्री ऑप्शंस लेके वो उस एरिया में जाएं, छानबीन करें और जो इस अपराध के पीछे है उनको पकड़ ले आए। इस वक्त हम चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना हमें दोबारा न हो। इससे पूरा देश हिल चुका है और बहुत से मैसेजेस आए हैं। बहुत लोगों ने असम के प्रति अपनी संवेदना और प्रार्थना प्रकट की है। उनके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन बात की जाए असम की तो इससे पहले भी इस तरह से लोगों को मारा जा चुका है। पिछले हमले में जहां मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, वहीं इस बार आदिवासियों को चुन चुन कर मारा गया। हमले की वजह पुलिस के बोडो उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस को बताया जा रहा है। असम पुलिस के कमांडोज और सेना के एक संयुक्त दल ने रविवार को पड़ोसी जिले चिरांग में भूटान सीमा के पास 2 बोडो उग्रवादियों को मार गिराया था। उग्रवादियों ने असम के लोगों को इस हमले में ऐसा दर्द दिया है जिसे शायद राजनीति की रोटियां सेकने वाले नेता बेशक समय के साथ भूल जाएं, लेकिन असम के लोगों को ये जख्म हमेशा याद रहेगा। तो मामला असम का है, जहां पर उग्रवादियों ने 60 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया। उस पर राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। असम की जो घटना हुई है, कल ही मैंने उसे कंडम किया था और कल हमारी चीफ मिनिस्टर असम श्री तरुण गोगोई जी से भी बात हुई थी और आज मैं स्वयं असम में जा रहा हूं और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लूंगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी होगी, हम आवश्यक कार्रवाई की भी घोषणा वहीं से करेंगे। Tragic incidents which we cannot take it lightly. So the requirement is that the confidence of the local people, the common people, must be restored, and we ensure that such incidents are not repeated again. जितना भी वहाँ पे आतंकवादी है उसका खिलाफ कोई अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, उसका खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे। तो ये गुस्सा था, प्रदर्शनकारी आप देख रहे थे, वो बता रहा था कि वाकई में यहाँ पर क्या चीज चल रहा है। प्रशासन काम नहीं कर रहा है, शासन काम नहीं कर रहा है और तस्वीर जो है असम की बिगड़ती जा रही है। एक पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय करा दो। विनोद पावा जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जगबीर नरवाल जी विश्लेषक हैं वो जुड़े हुए हैं, सोमनाथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से भारत जी मेरे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र भारत जी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल पावा जी आपसे बनता है, आप केंद्र में हैं और इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से असम का दौरा किया, पश्चिम बंगाल का दौरा किया, उन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग पलायन करते हैं, पलायन करके भारत में आते हैं और भारत में रहते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो नरसंहार असम में हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पंकज जी, आज की इस दुर्घटना पर सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उन मृतक परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। जिस तरह की ये घटना हुई है, आप इसकी गहराई में जाकर देखें, ये घटना आज़ादी से पहले की वहाँ पर इस तरह की जो परिस्थितियाँ चलती आ रही हैं, इस समस्या का कारण है। इसके मूल में जाकर हम देखें, जिस तरह से जो बांग्लादेशी पलायन कर कर जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद वो वहाँ पर लोग आते रहे हैं, ये एक वहाँ के स्थानीय लोगों की यह समस्या है कि उन लोगों को वो बाहरी समझते हैं और स्थानीय लोगों में वहाँ पर अपना जिस तरह से जो बुनियादी हक है उसको वो अपना अस्तित्व को हिलता हुआ देखता हुआ महसूस करके वहाँ के लोगों में एक तरह का आक्रोश जिस तरह से पनपा, धीरे धीरे पनपता गया। और 1985 में राजीव गांधी जी ने इस पर एक समझौता भी किया था वहाँ पर लोगों के साथ कि इस तरह के जो लोग 1961 से पहले के जो लोग हैं वो वहाँ पर उनको ये माना जाएगा, स्थानीय जो 71 के बाद आए हैं उस तरह के लोगों को के लिए अलग से हाँ जी 1971। तो ये इसकी परिस्थितियों में
में जाकर देखें, इस इतिहास को जाकर देखें, ये कोई इस तरह की घटना नहीं है। क्योंकि जो वो वहाँ के लोग हैं जो 1971 में आए, 61 से पहले आए, अब वो उनकी कई की पीढ़ियां पैदा होकर वहीं पर पैदा होकर वो अब वहाँ पर अपना हक जमा रही है। उनकी जड़ें वहाँ इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उनको अपने लोगों में उनको पहचान करना, उनको अलग कर पाना, चाहे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो, मैं इस बात पर किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये स्थानीय परिस्थितियां जो है इस तरह की वहाँ पर परिस्थितियां बन चुकी हैं जिन पर वहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। परंतु इस तरह की हताशा और इस तरह की निराशा और इस तरह से कृत्य कोई केंद्र सरकार बिल्कुल भी इसके की निंदा करती है। और इस तरह के केंद्र सरकार बार बार नरसंहार हुआ है जिसमें बच्चे और महिलाओं को मारा गया है। पाकिस्तान में जो घटना घटी पेशावर आर्मी स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत वहां पर हुई, उनको गोलियां मारी गई, उस पर भारत के राजनीति के तमाम सूरमाओं ने अपनी बयानबाजियां की और बात संवेदना की तमाम चीजें हुई। लेकिन यहां पर भी वही चीज हुआ है, कान पे बंदूक रखकर गोलियां मारी गई है। लेकिन मैंने आपसे सवाल सीधा पूछा था, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने बताया कि इस तरह की जो उसकी बुनियाद रखी गई है वहां के लोगों को में जिस तरह के ये वो लोग जो मारे गए वहां के जो संगठन है, बोडो का ये जो संगठन है, जिन लोगों ने इस तरह की घटना, क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार और वहां पर सेना और वहां की पुलिस ने जिस तरह से अब सख्ती कर रही है इन उग्रवादियों के खिलाफ, जिस तरह से पहली बार नहीं हो रहा है, ये चलता आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि इस तरह की परिस्थितियां असम में बार बार बनती रहती हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं या वहां की आम जनता, या ये बोडो समुदाय जो वहां पर अलग एक राज्य की मांग कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसी में से एक उग्रवादी दल निकलकर, एक उग्रवादी संगठन निकालकर इस तरह की हरकतें वहां पर कर रहा है? कौन जिम्मेदार है? ये इस तरह की पिछली सरकारों की फेलियर देखें, वहाँ की परिस्थितियों की देखें, वहाँ के इस तरह के अवाम की ये सोच देखें, क्योंकि उन परिस्थितियों को इस तरह के लेवल पर ले जाकर एक सेपरेट राज्य की मांग करना इस देश के संविधान के अगेंस्ट वो कभी भी हो नहीं सकता। और इस तरह की परिस्थितियों को इनको शह देना, इसको विफलता रखना सरकार का, जिस तरह से इसमें सरकार की विफलता नहीं मानता हूं, परंतु उग्रवाद के विषय में मैं वो याद है नरेंद्र मोदी साहब ने जब पश्चिम बंगाल में कहा था कि जो लोग बांग्लादेश से आते हैं भारत में घुसपैठ करते हैं उन पर लगाम लगेगी, वो रोक लगेगी, और जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं यानी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाएगा। क्या इस पर अमल हुआ? इसमें देखिए जिस तरह से वहां पर जिस तरह से पहले लोग आते थे उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल नहीं हुआ है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। इस तरह से और इस तरह के जो लोग जो, क्योंकि इस तरह की घटना में मैंने बताया कि ये जो आजादी से पहले के लोग वहां पे आए हुए हैं, जो 1961-71 में, तो ये उससे पहले के तो मांग हो चुकी है। 61 से पहले जो लोग होंगे वो स्थानीय निवासी माने जाएंगे, 71 के बाद नहीं माने जाएंगे। आप लोगों ने ही एक ये चीज निकालकर सामने लाया, यानी कि डेडलाइन आपने निकाल कर लाया कि 71 के बाद के लोग मान्य नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी मान्य है। वोटों के लिए उनको राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड और तमाम चीजें दी जा रही है। कि जहां तक इस तरह की ये सरकारों का फेलियर्स है, सरकारों का फेलियर से आप साफ तौर पर कहिए कि आप इस दौरान आपकी बीजेपी की सरकार भी रही है, जो सरकार इस तरह के शह देती है, जो बाहर के लोगों बीजेपी भी शामिल है, जो सरकार बाहर इस तरह के लोग जो बाहर से आकर पलायन कर रहे हैं और इस तरह से नागरिकता रखते, कहीं ना कहीं सरकार की चूक है उसमें। और चाहे वो केंद्र सरकार की भी चूक है, चाहे वो केंद्र सरकार की भी चूक है। देखिए जिस तरह से वहां पर राज्य सरकार का वहां पर काम है, वहां स्थानीय शासन का काम है। मोदी जी के वादे का क्या हुआ साहब? मोदी जी के वादे का जहां तक बात है, मोदी जी इस बात पे अपने वादे पर कृत संकल्प है, कृत संकल्प है। और इस तरह की जिस तरह से जो देश में पहले हालात है, राजनीति से वोटों की राजनीति ने जो विरासत हमें मिली है, जो विरासत हमें मिली है, उस विरासत को उसको संभालने में उसमें समय लगता है। परंतु जो मोदी जी ने जो वायदा किया वो भविष्य की बात करके कोशिश करूंगा कि आपका भी दौर रहा, केंद्र में आपकी सरकार भी रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही, राज्य में भी एक परिस्थितियां बनती रही, लेकिन तरुण गोगोई की वहां पर सरकार अभी है और वो वहां रूल कर रहे हैं। काफी समय से कांग्रेस की सरकार वहां पर है और वहां पर हालात जो है इसी दौरान ज्यादा बिगड़े हैं। पहले से भी थे लेकिन इस दौरान ज्यादा देखने को मिला कि जिस तरह से इस साल ये दूसरी घटना है, मई में भी ऐसा ही देखा गया था। देवेंद्र भारत जी, आपके पास आ रहा हूं, जानने की कोशिश करूंगा कि राज्य सरकार कुल मिलाकर वहां के जो वासिंदे थे, मूल निवासी थे, उनको काबू करने में यानी कि उनको बचाने में नाकामयाब रही है। ऐसा है पंकज जी, जो ये घटना घटी है, जो ये नरसंहार हुआ है, ये बड़ा दुखद नरसंहार है। कोई भी सभ्य समाज इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं करेगा और ये बिल्कुल निंदनीय है और इस पर बहुत दुख की बात है। नहीं, राजनीतिक पार्टियां कब तक स्वीकार करेंगी, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर है, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वहां पर आपकी सरकार कर क्या रही है। बिल्कुल लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं,
जहां लोग उग्रवादी वहां प्रजातंत्र है, पर बच्चों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। वहां प्रजातांत्रिक सरकार है, लोगों की बनाई हुई सरकार, और कोई किसी भी की सरकार हो, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के नरसंहार उनको रोकने का उन्हीं लोगों की जिम्मेवारी होती है जो शासन में, जैसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मानेंगे कि नाकाम रही है राज्य सरकार? जहां एक ऐसी घटना हुई यार, ये इसमें तो नाकामी साफ नजर आएगी। तो सरकार नाकाम रही है ना? नहीं, सुनिए, आपका प्रशासन और सरकार बिल्कुल नाकाम होती हैं जब ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसके अंदर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। दोनों का एक रोल होता है पूरे देश के अंदर शांति बनाए रखना और लोगों को सुरक्षा देना। तो रही बात ये कि जो ये इस टाइप की घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं एक समस्या से पैदा होती हैं। अच्छा। कोई भी समस्या हो, लोगों की समस्या हो, उसके अंदर कुछ लोग जो, जैसे आपने बताया कि इसके अंदर एक लोग तो ऐसे होते हैं जो आंदोलन चलाते हैं, आंदोलनकारी लोग होते हैं। कुछ उग्रवाद विचारधारा के लोग इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये माओवाद आप लोगों की देन, यानी कि राजनीतिक पार्टियों की ही देन है। ये वो लोग होते हैं, मैं आपको बता पंकज जी, यहाँ राजनीतिक पार्टियां फेलियर होती हैं। उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो उन लोगों को ना पनपने दें जो इसको हिंसा से किसी चीज को, किसी आंदोलन को चलाना चाहते हैं। कभी भी कोई आंदोलन, हिंसा कहीं भी जाकर किसी आंदोलन का लक्ष्य नहीं बन सकती और ना उन समस्याओं का हल बन सकती। ये बिल्कुल गलत हुआ है। और बिल्कुल इसके अंदर जो भी वहां हमारी कांग्रेस की सरकार है और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। जहां तक जैसे आप मोदी जी ने कहा कि हम वहां बंगाल के जो लोग आए हैं उनको हम वहां से निकालेंगे, उन्होंने कहा है, उनसे उनका जवाब मांग रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, जिस तरह की स्थिति आज बनी है, क्या वाकई में राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई भी सरकार कहां होगी, अगर ऐसी घटना घटती है तो उसके लिए वो सरकारें जिम्मेवार होगी। बिल्कुल होती। और इसके अंदर एक और चीज देखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होता है, जब ये घटनाएं इस टाइप के उग्रवाद जहां पैदा होते हैं, ये आंदोलन भटक जाते हैं और इसके अंदर बाहरी शक्तियां, विदेशी शक्तियां इनका फायदा उठाती हैं। कौन उनको मौका देता है? बिल्कुल वो लोग भी जो उसको आंदोलन को उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां ही इनको शरण देती है। काफी तरह के लोग बाद में यही लोग नासूर बनते हैं सरकार के लिए। काफी तरह के लोग होते हैं और जो इसके अंदर राजनीतिक लोग भी होते हैं, इसके अंदर बाहर के लोग भी होते हैं जो भारत देश को कमजोर करना चाहते हैं। वो शक्तियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसका खामियाजा सिर्फ हकीकत ये है, जनता को भुगतना पड़ता है। नरवाल जी, आपके पास आ रहा हूं, आप गौर फरमाइएगा। आजादी से पहले और आजादी के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने वहां पर जो चाय बागान है उसके लिए काम करने के लिए लेबर वहां पर ले गए और उनको वहीं पर ही जो मूल वहां का ये बोडो समुदाय था, जो लोग वहां पर थे, उन लोगों को दरकिनार कर इन लोगों को वहां पर जगह दी। और उसके बाद से इन राजनीतिक पार्टियों ने, यानी कि बीजेपी कहे या कांग्रेस कहे, इन लोगों ने भी वो दौर जारी रखा। आजाद तो देश हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोगों का आना जाना रुका नहीं। और जो लोग बाहर से आए उन्होंने वहां अपनी जगह पक्की कर ली और जो लोग वहां के मूल निवासी थे उनकी संख्या घटती रही और जो बाहर से आए उनकी बढ़ती रही, जिससे कि समस्याएं हुई। और आज आप देखने को मिल रहा है कि गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। देखिए पंकज जी, दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे पहले ये बात तो जग जाहिर है कि कोई भी नरसंहार हो किसी भी तरीके का, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक बात अगर इस समस्या की पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं कि अंग्रेज लेके आए थे, उनको काम दिया और वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो माइनॉरिटी में चले गए हैं और वो मेजोरिटी में आ गए हैं, समस्या किस तरीके से उत्पन्न हुई है ना, ये सारे के सारे मुद्दे आज़ाद भारत के बाद सरकारों को देखने चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। मान लिया अगर बोडोलैंड की कोई समस्या है तो आज की सरकार की भी जिम्मेदारी है, इससे पूर्व की जो सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। ऐसा नहीं कि एक जो समस्या इतनी उग्र रूप धारण कर ले कि वहां सरेआम नरसंहार होने लग जाए। वो पूरा का पूरा प्रशासन और तंत्र जो है, चाहे वो केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, दोनों की ये फेलियर है और इस समस्या का कोई ना कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। चाहे सुनो ये मेरी बात है, पहले फेलियर किस लिए है ये भी तो बताएंगे ना। अब फेलियर शासन ने उस समस्या का समाधान नहीं किया इसलिए फेलियर है। अब वो लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या डिमांड है, उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई जो मूल निवासी यहाँ के हैं ये क्या चाहते हैं। बाहर से आने वाले हैं वो वोट बैंक की राजनीतिक दल करते हैं और वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं और समस्या का निदान नहीं करते हैं। और इस तरीके की घटनाएं होती हैं जो कि बहुत निंदनीय हैं और नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए और बाकायदा समस्या की जड़ में जाके, तह में जाके उसका समाधान होना चाहिए। और ये काम सरकारों का और प्रशासन का है, उसमें केंद्र सरकार भी
और राज्य सरकार भले ही अलग अलग पार्टियों की सरकारें वहां हैं, लेकिन इसका एक स्थायी समाधान बहुत अत्यंत निहांत जरूरी है। हाँ, क्या वाकई में आपको लगता है मोदी जी जिस तरह से ढोल नगारों के साथ आए थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक वादा किया था, वो अक्सर मेरे जहन में आता है कि जो लोग बांग्लादेश से आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, वो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो या असम की बात हो, अरुणाचल की बात हो, तमाम राज्यों में जो लोग घुसपैठ करके आए हैं, गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाना, यानी उनको रोक लगाना, क्या वाकई में उसके बाद रोक लगी है, आपको लगता है? देखिए, मोदी जी ने जो वादे किए थे, अब वो मोदी जी पूरा करें। उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठियों की बात जो करी कि वो उनको रोक लगाना चाहिए, अभी तक तो ऐसा कुछ नजर लगाने की तो रोक लगी है, अभी तक स्थिति एज इट इज है, लेकिन उनको समय देना चाहिए। हमें 6 महीने दिए हैं, 6 महीने और दीजिए, साल भर सरकार को होने दीजिए। इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की क्या नीति है, क्या नीयत है, और किस तरीके से उस पर लगाम लगाएंगे, किस तरीके से नीति तो एक दिन में मालूम पड़ जाती है साहब। अब बताइए, आज इस तरह का हादसा असम में होता है, इस तरह का हादसा होता है। नरवाज, एक बात सुनिए, 2-3 दिन में आप किसी नीति को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए समय चाहिए, सरकार के पास 6 महीने का एक समय है, हनीमून पीरियड उनका खत्म हो चुका है। क्या आपने कांग्रेस को 10 साल नहीं दिए? नहीं, कांग्रेस को 10 साल दिए, लेकिन मैंने अपनी बात में ये भी कहा है कि जितनी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस है, आज की सरकार भी और पूर्ववर्ती सरकारें भी, सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरीके की समस्या है, समस्या का समाधान होना चाहिए, न कि समाधान क्यों नहीं हो रहा? नरवाजी, एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों से, तरुण गोगोई वहां पर बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए कुर्सी पर, मुख्यमंत्री वहां के एक लंबे दौर से चले आ रहे हैं, तब भी वो समस्या को नहीं समझ पाएगा, कांग्रेस नहीं समझ पाए। समस्या समझ पाए हैं, वोट बैंक की राजनीति है, अपना वोट बैंक सीधे बोले कि वोट बैंक के खातिर उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों को शरण दी जाती है, उनको जमीन दी जाती है, उनके बदले जो लोग वहां के मूल लोग हैं, उनकी जगह पर इन लोगों को बैठा दिया गया है। नहीं, बाकायदा आपकी बात जायज है, मैं कह रहा हूं वो वोट बैंक की राजनीति करती हैं राजनीतिक पार्टियां, और अपना फायदा देखती हैं, और देश की समस्या नासुर बन जाती है, और आप जैसे और हमारे जैसे लोग बात करते हैं। सोमनाथ शर्मा जी, क्या लगता है आपको, वोट बैंक की राजनीति ने आज इस तरह से अपनी जगह बना ली है, अपने पैर इतने मजबूत कर लिए हैं कि देश में हर रोज इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं? खासकर मैं असम और पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, जहां पर इस तरह की घटनाएं आती हैं हर दूसरे दिन, कोई ना कोई छोटी मोटी, और अभी देखने को मिला हर 2 साल में एक बहुत बड़ी घटना बनकर आती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर चुप रहती हैं। पंकज जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारा काम राजनीतिक लोगों के वोटों की राजनीति के कारण हो रहा है। वोटों के लिए ही बांग्लादेशियों के वहाँ पे वोट बने, उनके राशन कार्ड बने, अधिकार वो कार्ड बने, सारे कार्ड उनके बने हुए हैं, बाकायदा उनके वोट बने हुए हैं। उनके वोटों को इस्तेमाल किया जाता है राजनीति के लिए। आपने देखा होगा, जो भी प्रधानमंत्री आता है सारे घोषणाएं करते हैं कि हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे। अब मोदी जी ने भी घोषणा की है, बांग्लादेशियों को निकालेंगे, घुसने नहीं देंगे। आज तक कोई नरवाल जी की बात से, उस बात से सहमत हैं कि उनको समय देना चाहिए? हमने कांग्रेस को भी 10 साल दिया, यानी कि हमारे देश की जनता ने दिया, और अभी मुख्यमंत्री और वहां सरकार जिसकी है कांग्रेस की, उसको भी पिछले 10 या 14 या 12 सालों से वहां पर ये चीजें दी गई हैं, जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो नाकाम रही है। ये बात स्पष्ट है कि असम की सरकार नाकाम रही है। ये भी सिर्फ सारी बात जैसे कहा है, वोट की राजनीति है। वोट के चक्कर में ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या असम के मुख्यमंत्री को इन कार्रवाइयों का पता नहीं? अब देखो, ये तो अब समय बताएगा कि ये बांग्लादेशियों के खिलाफ कोई भी सरकार या मोदी सरकार कोई काम कर पाती है कि नहीं। जैसे आज तक तो मैंने देखा है केवल घोषणाएं होती रही हैं कि हम बांग्लादेशियों को नहीं घुसने देंगे, निकालेंगे। उनके वोट तक काटने के लिए किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पावा जी, क्या लगता है आपको? अब जाकर जब चर्चा की बात हुई है, आपको साफ हुआ होगा कि वाकई में एक वादे की अहमियत कितनी होती है। अगर वो वादा पूरा नहीं होता है तो उससे कितना बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है या राज्यों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वादा आतंकवाद को लेकर हो, माओवाद को लेकर हो, नक्सलवाद को लेकर हो, या विदेशी लोग जो शरण लेकर जो भारत में आए हैं और यहीं के बनकर रह गए हैं, और यहाँ के जो लोग थे वो केवल शरणार्थी बनकर रह गए हैं, उनकी मूल सुविधाएं जो हैं वो कट चुकी हैं। इसका खामियाजा असम में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पंकज जी, सबसे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पिछली बात जहाँ मैंने छोड़ी थी, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है उग्रवाद। किस चीज का विषय है? किसने इसको पनपने दिया? किसने इसके पैरों को मजबूती प्रदान की? मैं पूरी बात पे आ रहा हूँ, मुझे जवाब देने दी। ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं इस पर यह कहना नहीं चाह रहा था
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नहीं उग्रवाद लॉ एंड एक मिनट सुनो, मुझे कह लेने दें। लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का होता है, परंतु उसके बावजूद भी मैंने ये बात पहले नहीं कही थी। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से नैतिक जिम्मेवारी केंद्र सरकार इस बात पर, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस बात को समझता हूं कि इस तरह की नैतिक जिम्मेवारी फिर भी हम नहीं कह रहे, क्योंकि इसकी जो समस्या है, इसका जो आधार है, जो इसका मूल है, उसकी गहराई में जाकर देखें कि उनको लोगों को इस समस्या की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी है, उनको पहचान करना, चिन्हित करना, ये अपने हैं या पराए हैं, ये 61 से पहले, 77 से पहले, 71 से पहले आए हैं, ये वो कौन लोग हैं, कौन इसमें से उग्रवादी है, कौन इसमें कहाँ है, इस तरह की समस्या वहां पर बहुत गहरी इसकी नींव हो चुकी है। मैंने पहले कहा कि इस तरह की समस्या का समाधान इतनी जल्दी नहीं हो सकता, परंतु किसी को कानून अपने हाथ की बात हमेशा राजनीतिक पार्टियां करती है। पावा जी, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। कौन सी जल्दी की बात होती है? इस देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? हर पार्टी ये कहती है कि जल्दी नहीं होनी चाहिए, हमें 6 महीने हुए हैं, हमें 1 साल हुआ है, हमें 2 साल हुए हैं। पंकज जी, जो आजादी से पहले की जो समस्या है, जिसको इतने सालों से हो चुका, जितने सालों जिनकी कई की पीढ़ियां आकर यहाँ पर, क्यों आप लोग वादे करते हैं? क्यों आप लोग वादे करते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, हमें तो इतना टाइम हुआ, मैंने अब इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि नैतिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी का स्वीकार करते हुए कि इस तरह की बात करते हुए कि ये इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी, इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने जो वहां पर दौरा किया, वहां पर अर्धसैनिक बल भेजे, परंतु जो जड़ें बन चुकी हैं उसको कंट्रोल करने में, और जो हमें विरासत मिली है, मोदी जी ने जो बात कही कि जो आ रहे हैं लोग बांग्लादेश से, उनको लगाम लगाई जाए, और जो इस तरह के जो पिछले सालों से पहले उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप हमें समय दें, इस तरह की कार्रवाई, इससे पहले भी देश ने कई सरकारों को समय दिया है और कुछ नहीं मिला, सिर्फ और ढाक के 3 पात मिले और कुछ नहीं मिला। उसके अलावा तमाम चीजें, देश की समस्याएं बनी हुई है। देवेंद्र भारत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि वाकई में मोदी साहब ने एक स्मार्ट पुलिस का नारा दिया था, वो भी असम में जाकर एक पुलिस अधिकारियों की एक बैठक थी, उसमें बोले थे कि कैसे स्मार्ट होनी चाहिए देश की पुलिस। क्या असम की पुलिस इतनी स्मार्ट है, या देशों की पुलिस इतनी स्मार्ट है, हमारे राज्यों की पुलिस इतनी स्मार्ट है कि इस तरह के जो आतंकवाद, जो उग्रवाद है, इसको रोक सकती है? क्या हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इतनी सतर्क हैं? क्या उनके पास ऐसी सुविधाएं हैं कि पहले से आकलन कर लें कि ऐसी चीजें ना हो जो चीज हो रही हैं, जो असम में देखने को मिल रहा है? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर होगी बात। कि हम घोर निंदा करते हैं। अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंटेलिजेंस, पुलिस और उस एरिया में जाएं, छानबीन करें और जो इस अपराध के पीछे है उनको पकड़ ले आए।